Hello everyone, my name is Adit Singh, SR Institute of Management and Technology, Lucknow. Today I will teach you pure bending of beams and torsion. This is the part of the engineering mechanics. So, start the pure bending. सबसे पहले तो समझना पड़ेगा सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग. सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग दोनों एक ही चीज़ होती हैं. कैसे? बीम है, all of you know the beam. This is the suppose a simply supported beam. This is the roller support and this is the hinge. This is the hinge. Suppose this is the like hinge. अब अगर इस बीम पर कोई हम लोड लगाएंगे, सपोज एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने इस पर एक लोड लगाया, तो होगा क्या, इस बीम को ये एक डिफॉर्म करेगी. डिफॉर्मेशन का मतलब कुछ इसको नीचे की ओर दबाने की कोशिश करेगी. अगर हम यहाँ से नीचे से ऊपर को फोर्स लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो है इसको अप करने की कोशिश करेगी. अब जब इसके अंदर यही तो जो फोर्स है, ये दीज आर द नोन एज द एक्सटर्नल फोर्सेस. जब किसी भी बीम पर ऐड करते हैं, व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्सेस acts on a beam, the shear force and bending moments are set up at all the section of the beam. इसका मतलब पूरी इस बीम में बेंडिंग मूवमेंट और shear force दोनों ही अकर करेंगे. बीम की जो मटेरियल होता है हमेशा पूरा होमोजीनियस होता है, यानी सिर्फ एक ही मटेरियल उसमें यूज करते हैं. अब होगा क्या, जब बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा, बेंडिंग मूवमेंट हमेशा एक्ट करता है. आपने देखा होगा जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, सपोज कोई यूडीएल है, उस पर जब लगाते हो देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम अकर करता है, यहाँ से यहाँ तक का. और देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट देखिए इस जगह पर बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ग्रेजुअली धीमे धीमे बढ़ता हुआ चला जा रहा है. अब जब बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पर जीरो होगा, जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो होता है वहाँ पर शियर फोर्स ज़्यादा होता है. ऑल ऑफ यू नो, इस बात को आप लोग जानते होंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट. जब उसके बाद ड्यू टू शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट द बीम अंडर गोज डिफॉर्मेशन. जैसा मैंने पहले ही बताया था, अगर इस पे लग रहा है कोई लोड तो ये बीम डिफॉर्म होगी. अब वो हैगिंग होगी या सैगिंग होगी वो डिपेंड करता है लोड की कंडीशंस पर. द मटेरियल ऑफ द बीम्स ऑफर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन. जो इस बीम के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो इसको जो डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी ये बीम, ये इसको रोकेगा, इसके अंदर का मटेरियल. फिर क्या होगा, फिर होगा स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड बाय बेंडिंग मूवमेंट आर नोन एज बेंडिंग स्ट्रेसेस. स्ट्रेसेस जो इंड्यूस्ड होंगी इस बेंडिंग मूवमेंट के कारण उनको बेंडिंग स्ट्रेसेस कहते हैं. बेंडिंग स्ट्रेसेस आर इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस ही होती हैं जो कि पूरी बीम पर अकर करती हैं एक साथ. अब जब हम देखेंगे तो क्या क्या एजम्पशंस लिए जाते हैं. एजम्पशन मतलब क्या क्या चीज़ें हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग के लिए. ऑल ऑफ यू प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग. आपका डिफॉर्म होता है, कोई बीम है इसके ऊपर लोड लग रहा है, तो ये अगर ऊपर से लग रहा है तो कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से नीचे से लगेगा तो कुछ इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगी. एजम्पशंस फॉर थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग. पहला, फर्स्ट, मटेरियल ऑफ द बीम इज आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस. यानी जो बीम के अंदर का मटेरियल होगा, जिस भी मटेरियल से बनेगी उसका जो मटेरियल होगा वो आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस होना चाहिए, यानी एक सा होना चाहिए. सेकंड क्या होना चाहिए, द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड अनस्ट्रेस्ड. कभी भी किसी भी बीम को आपने नहीं देखा होगा कुछ जिग जैग मोशन में, हमेशा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से रखी होती है. थर्ड, इलास्टिक लिमिट. द इलास्टिक लिमिट इज नाउ हियर एक्सीडेड ड्यूरिंग बेंडिंग. यानी जो इलास्टिक लिमिट है वो बेंडिंग के दौरान बढ़ जाती है. यंग्स मॉडुलस
फॉर द मटेरियल, जिसको हम कैपिटल ई से डोनेट करते हैं, यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल इज द सेम इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। मतलब टेंशन भी रहेगी किसी भी बीम में और उसमें कंप्रेशन भी रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बीम का वो लार्ज होगा कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। अब बेंडिंग ऑफ बीम्स क्या होता है? बेंडिंग का मतलब ना बेंड होने की कोशिश करेगी बीम, कोई भी बेंडिंग होगी। तो बेंडिंग ऑफ बीम्स, ये एक आप बीम देख रहे हैं, देखिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि हिंज और रोलर सपोर्ट पर रेस्ट कर रही है। बेंडिंग ऑफ बीम्स, और इस पर दो लोड यानी ए डिस्टेंस पर, इस एंड से ए डिस्टेंस पर और इस एंड से ए डिस्टेंस पर, ये दो लोड इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल, ये वर्टिकल लोड है। तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में पी जो लोड रखे हुए हैं या लगाए गए हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर बेंडिंग एंड नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग। सबसे पहले हम समझना पड़ेगा प्योर बेंडिंग क्या होती है एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग क्या होती है। पहला, फर्स्ट, प्योर बेंडिंग इज द डिफॉर्मेशन ऑफ द अंडर ए कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट। सो प्योर बेंडिंग्स अकर्स, प्योर बेंडिंग अकर्स कहाँ करती है? सो प्योर बेंडिंग अकर्स ओनली region of a beam where the shear force is zero. Simple सा फंडा। Pure bending is the deformation the under a constant bending. So pure bending occurs only region of a beam where the shear force is zero because V equal to dm by dx, यानी उसका हम dm by dx, V जो होता है वो shear force को डिनोट करता है। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग इज डिफॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ शियर फोर्स। इसके पहले प्योर बेंडिंग में क्या था? प्योर बेंडिंग में शियर फोर्स जीरो हो गया था। यहां पर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग इज डिफॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट चेंज अलोंग द एक्सिस ऑफ द बीम। मतलब बेंडिंग मूवमेंट चेंज होता रहता है इसके बीम की एक्सिस के अलोंग। थर्ड, बेंडिंग डिफॉर्मेशन क्या होता है? बेंडिंग डिफॉर्मेशन के लिए यू कैन सी देयर आर टू फिगर्स, longitudinal vertical section, the plane of symmetry, and next is longitudinal horizontal section. Beam with a plane of symmetry in pure bending. As usual, members remain symmetric होने चाहिए, bends uniformly to form a circular arc. देखिए ये बेंड हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए ये इस पे मूवमेंट लगा हुआ है, ये ए एक्सिस हमारी जा रही है, एक्स देख रहे हैं ये डायरेक्शन, ये एक्स वाई डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन, यानी ये हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली। यहाँ पर सी पर देखिए सी और ये एक्स, दिस इज द एक्स। ए जो है ये ए बी एक बीम है, जब इस पर लोड लगा तो आर्क हो गया, और देखिए ये ए बी है और ये ए डैश बी डैश है। मेंबर्स रिमेन सिमेट्रिक, बेंड यूनिफॉर्मली टू फॉर्म ए सर्कुलर आर्क। देखिए ये है आर्क, A dash, B dash, AB, this is the arc. Cross sectional plane passes through a center and remains planar. ये भी प्लेन होने चाहिए। Length of top decrease and length of bottom increase. See here, देखिए यहाँ पर लेंथ कम है, लेकिन यहाँ जैसे जैसे नीचे आ गए यहाँ पर बेंडिंग के कारण इसमें आर्क ज़्यादा है, यानी जो लेंथ है वो बढ़ती हुई चली गई। Next, a neutral surface must exist that is parallel to the upper and lower surface and for the which the length does not change, यानी लेंथ जो है वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। अब बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन, कैसे बेंडिंग इक्वेशन को हम फाइंड आउट करते हैं। एक इक्वेशन निकाली जाती है, वो अभी इसमें ड्राइव करेंगे कैसे है। देखिए ये एक बीम है, इसमें आर्क लगा हुआ है, रेडियस आर, थीटा एंगल,
तो क्या करेंगे, इसका हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाउ वी विल बी फाइंड द बेंडिंग इक्वेशन। कंसीडर एन अनस्ट्रेस्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल बीम जो होती है वो अनस्ट्रेस्ड होनी चाहिए उस वक्त जब हम उसके लिए कंसीडर करते हैं। कंसीडर एन अनस्ट्रेस्ड बीम विच इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, अभी आगे आएगा, सच दैट द बीम बेंड्स अप टू रेडियस आर। दिस इज द कैपिटल आर। देखिए यहाँ पे मूवमेंट लगा हुआ है, देख रहे हैं, ये इक्वल एंड अपोजिट, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है और ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। दिस इज द मूवमेंट। मूवमेंट जब हम लोग लेते हैं तो अपने ऊपर डिसाइड कर लेते हैं कि पॉजिटिव क्लॉक वाइज जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉक वाइज जाएगा तो नेगेटिव होगा। ये हम सब पे डिपेंड करता है हम उसको क्या कंसीडर करते हैं। जनरली हम जो लेते हैं वो लेते हैं मूवमेंट को हमेशा जैसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमेगा जिस के अकॉर्डिंग, बस उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि घूमेगा तो कभी पॉजिटिव होगा तभी, क्योंकि बेंडिंग आपने पढ़ा भी होगा, इक्विलिब्रियम की 3 इक्वेशंस होती हैं, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0, या कुछ लोग उसको समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कहते हैं, कुछ समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज 0, जिसको कुछ लोग कहते हैं समेशन ऑफ y इक्वल टू 0, और थर्ड जो इक्वेशन आती है हमारी वो आती है समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0, यानी देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। Consider an unstressed beam which is subjected to a constant bending moment such that the beam bends to radius r. The top fibers are subjected to tension where the bottom fibers are subjected to compression. The locus point with 0 स्ट्रेस इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस। कोई भी बीम होती है तो उसकी एक न्यूट्रल एक्सिस होती है। देखिए दिस इन द सी डी दिखा रहा है, ये एक न्यूट्रल एक्सिस है। अब ये बीम के हम ये काल्पनिक होता है, इसको मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सिस होगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं उदासीन अक्ष भी बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ अबो फिगर, जो ये वाला फिगर आपको दिखाया था, इस वाले फिगर से इसको हम कंसीडर करेंगे और इसके अकॉर्डिंग का विद द हेल्प ऑफ द अबो फिगर द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेरिवेशन ऑफ द बेंडिंग इक्वेशन। स्ट्रेन भी होगा, स्ट्रेन इन फाइबर ए बी, सपोज ये स्ट्रेन है, इसमें इसके फाइबर का मतलब होता है जितने मटेरियल से बनती है बीम वो सब उसके फाइबर होते हैं। With the help of above figure, the following are the steps involved in the derivation of the bending equation. Strain in fiber AB is the ratio of the change in length to the original length. आप सबको पता है strain क्या होती है, change in length और original length डिवाइडेड बाई ओरिजिनल। जो चेंज होगी लेंथ उसको डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल लेंथ से तो हमें स्ट्रेन मिल जाती है। अब स्ट्रेन इन फाइबर ए बी यानी इसमें कितना चेंजेज हुआ, ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश माइनस ए बी अपॉन ए बी। स्ट्रेन अब उस वाले फिगर में अगर हम जाएंगे इस वाले फिगर में यहाँ पर तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे ए डैश बी डैश, यानी ए बी इक्वल टू ये निकाल लिया, अब ए डैश बी डैश जो कि यहाँ पर कहीं पार्ट में आया हुआ है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश माइनस किसके लिए निकाल लें, स्ट्रेन ए डैश बी डैश माइनस सी डैश डी डैश अपॉन सी डैश डी डैश। क्यों? क्योंकि एज ए बी इक्वल टू सी डी एंड सी डी इक्वल टू सी डैश डी डैश, सी डी एंड डी डैश आर ऑन द न्यूट्रल एक्सिस एंड स्ट्रेस इज assumed to be 0 न्यूट्रल एक्सिस पर, देयरफॉर स्ट्रेन इज आल्सो 0 ऑन द न्यूट्रल एक्सिस। यानी ये हमें हमेशा रिमेंबर रखनी है ये बात, स्ट्रेस इज एज्यूम टू बी 0 कहाँ पर, न्यूट्रल एक्सिस पर, सो स्ट्रेन इज आल्सो 0 एज न्यूट्रल एक्सिस। अब उस वाले फिगर को कंसीडर करते हुए जब सॉल्व करेंगे आर प्लस वाई इंटू थीटा, थीटा एंगल था, माइनस आर थीटा माइनस डिवाइडेड बाई आर थीटा। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर थीटा प्लस वाई थीटा माइनस आर थीटा डिवाइडेड बाई आर थीटा
इक्वल टू, जब सॉल्व कर लेंगे तो इक्वल टू वाई बाई आर आएगा, उस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सो सिग्मा इक्वल टू बाई ई इक्वल टू, वहाँ से कंसीडर करते हुए इक्वल टू वाई बाई आर, सिग्मा बाई ई इक्वल टू वाई बाई आर। ई क्या है? ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और भी सिंपल इसको सॉल्व कर लें, आर इक्वल टू इस वाली इक्वेशन को, तो आर इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, ई बाई आर, ये निकल गई इक्वेशन। नेक्स्ट इसको सिग्मा इक्वल टू ई अपॉन आर वाई भी कर सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू ई अपॉन आर वाई, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन हमको यहाँ से ही मिल गई। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे? एफ इक्वल टू, फोर्स आएगा, एफ इक्वल टू, एक पहले प्रीवियस में हमने देखा था एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, वहाँ पर डी ए लिया था, एफ इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल ए इक्वल टू ई अपॉन आर वाई, डेल ए क्या होता है? ये फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिप विद एरिया डी ए। देन फिर सॉल्व करेंगे, एफ वाई इक्वल टू ई अपॉन आर वाई स्क्वायर डेल्टा ए, ये क्या होता है? ये होता है मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। फिर मूवमेंट निकालेंगे, एम इक्वल टू समेशन ई बाई आर वाई स्क्वायर, ये क्या होता है? ये होता है टोटल मोमेंटम फॉर एंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। आ गया है, सॉल्व करते गए, डेल ए इक्वल टू, सॉल्व किया, डेल ए इक्वल टू ई अपॉन आर समेशन वाई स्क्वायर डेल ए, where summation y square del a is known as second moment of area and is represented by I. all of you know जो moment of inertia होता है उसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। सो m इक्वल टू E अपॉन आर आई, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation first and second, we get this formula, this is the sigma y equal to m upon I equal to E by R. This is the bending equation. This is the bending equation. Now you can solve all the numerical problem from this. नेक्स्ट अब बात करते हैं टॉर्शन की। टॉर्शन क्या होता है? टॉर्शन का मतलब होता है, अगर ये पेन लिया और यूँ ऐसे इसको घुमाया, देखिए लग रहे हैं अपोजिट फोर्सेस, यहाँ पर लग रहे हैं ना, जैसे आप कपड़ा लेते हैं, कपड़े को निचोड़ दीजिए, करते हैं ना, उसका पानी निकालते हैं, बस वही। व्हाट इज टॉर्शन? टॉर्शन इज द, यहाँ पर हम एज ए सॉफ्ट यूज करेंगे, एक सिंपल सा फार्मूला है इसका। व्हाट इज टॉर्शन? टॉर्शन इज द ट्विस्टिंग, ट्विस्ट का मतलब घुमाना, ट्विस्टिंग ऑफ ए रॉड और बीम एज ए रिजल्ट ऑफ एन अप्लाइड टॉर्क। टॉर्शन इज द ट्विस्टिंग ऑफ ए रॉड और बीम एज ए रिजल्ट of an applied torque like this. The moment of twisting which are denoted as theta depends on the पहला first applied torque tau equal to F into R. Second, length of rod or beam. Third, modulus of rigidity जिसको हम लोग shear modulus भी कहते हैं। जब इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं तो कैपिटल G इक्वल टू F अपॉन A डिवाइडेड बाई डेल्टा X बाई L, डिपेंड ऑन मटेरियल, मटेरियल पर डिपेंड करता है। फोर्थ, टॉर्शनल कांस्टेंट J, ये डिपेंड करता है शेप पर, इसके लिए जो फॉर्मूला निकालते हैं थीटा इक्वल टू टाउ L अपॉन GJ। दिस इज द थ्री फॉर्मूलेज जो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, टॉर्शन सर्कुलर शाफ्ट के लिए क्या होता है?
torsion on circular shaft. In factories and workshop, shaft is used to transmit energy from one end to other end. टू ट्रांसमिट कैसे होता है? टर्निंग फोर्स होगा तभी होगा, ट्रांसमिट एनर्जी होगी. टू ट्रांसमिट द एनर्जी ए टर्निंग फोर्स इज अप्लाइड आइदर टू द रिम ऑफ ए पुली कीड टू द shafts or to any other suitable point at some distance from the axis of the shaft. The movement of couple acting on the shaft is called torque or turning movement or twisting movement. The movement of couple acting on the shaft, जब movement लगेगा couple पे acting on the shaft तो वहाँ से torque generate होगा. उसको हम लोग टार्क भी बोलेंगे, टर्निंग मूवमेंट भी बोलेंगे, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी. सब चीज़ें तीनों एक ही हैं, अलग अलग नाम से जानी जाती हैं. अब देखिए ये टॉर्क क्या है. हाँ, प्रीवियस प्रॉब्लम हमने बताया था. देखिए जैसे ये है, अब इस पर फोर्स लग रहा है. देखिए ये यहाँ से लग रहा है, एक नीचे लग रहा है. तो क्या करेगा? इसको एक कपल करने की कोशिश करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा नहीं. इसी को हमें फाइंड आउट करना है, टॉर्क को. कैसे? अब देखिए अगर ये होगा शाफ्ट है तो बट ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर एक उसका रेडियस होगा. तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू टर्निंग फोर्स, जो ये एफ टर्निंग फोर्स लगे हुए हैं, दिस इज द नोन एज द टॉर्क. अब टॉर्क इक्वल टू टर्निंग फोर्स इंटू डायामीटर ऑफ शाफ्ट. तो T इक्वल टू एफ इंटू 2R, वेयर T इक्वल टू टॉर्क, F यहाँ पर टर्निंग फोर्स से डिनोट किया गया है, R यहाँ पे S लिखा, दिस इज द नोन एज द R. R इक्वल टू रेडियस ऑफ द शाफ्ट. यूनिट टॉर्क की बट ऑब्वियस कोई क्वांटिटी निकल रही तो उसकी यूनिट भी होगी. तो यूनिट ऑफ टॉर्क T इज न्यूटन mm और किलो न्यूटन mm. एजम्पशंस क्या होगा? एजम्पशंस इन थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्शन. पहला एज यूजुअल जैसे हमने बीम के लिए किया था, यहाँ भी द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, द ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म, द शाफ्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन थ्रू आउट, क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विच आर प्लेन बिफोर ट्विस्ट रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्ट, ऑल रेडियाई आर स्ट्रेट बिफोर ट्विस्ट रिमेन आफ्टर ट्विस्ट. टॉर्शनल रिजिडिटी की बात करते हैं. द एंगल ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होती है? द एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ ऑफ शाफ्ट इज गिवन बाय द टॉर्शन थ्योरी एज थीटा बाई एल इक्वल टू टी अपॉन जी जे. द क्वांटिटी जी जे, जो नीचे एक टर्म आई है क्वांटिटी जी जे, जी जे इज कॉल्ड एज द टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट एंड इज given as Gj equal to T upon theta by L. That is, torsional rigidity is the torque divided by the angle of twist. Theta as usual, theta is the angle of twist. Twist, but always remember theta जो होगा वो हमेशा रेडियंस में होगा, रेडियंस पर यूनिट लेंथ. These are the torsional rigidity के कुछ फॉर्मूलेज जिनको हम लोग अप्लाई करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पावर ट्रांसमिटेड बाय ए शाफ्ट. अब शाफ्ट चलेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है उसमें पावर तो निकलेगी ही निकलेगी. अब कोई भी शाफ्ट घूम रहा है तो कितनी स्पीड से घूमता है? लेट ए शाफ्ट टर्निंग n RPM ट्रांसमिट P किलो वाट्स, यानी जो पावर है उसको हम लोग किलो वाट में डिनोट करते हैं. देखते हैं जब घरों में भी लेते हैं कनेक्शन वक्शन लिया जाता है तो वहाँ कहते हैं किलो वाट में, कितने किलो वाट आपने लिया. लेट ए शाफ्ट टर्निंग n RPM ट्रांसमिट P किलो वाट्स. लेट द मीन टार्क टू विच द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कैपिटल T न्यूटन मीटर. यहाँ पे हम कैपिटल T से डिनोट कर रहे हैं. सो पावर ट्रांसमिटेड इक्वल टू P. अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वाट में निकालेंगे फिर किलो वाट में. द P इक्वल टू T n बाई 62 पाई वाट्स. मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगर इसको हम किलो वाट में निकालना चाहें तो T n बाई 60 2 पाई बाई 1000 किलो वाट्स. द फॉर्मूला इज P के लिए जो निकालते हैं द P इक्वल टू 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60,000 किलो वाट. पाई ऑल ऑफ यू नो, n RPM, T टॉर्क, 60,000 किलो वाट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंड आउट द
power transmitted by a shaft. This is the, thank you.